हाँ, क्या आंसर दिया आपने? हेलो। 209। 209। चलिए 200। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं है ना, कितना भी आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। अब बच्चों एक मैं आपको ये वाला करा दूं, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट शायद ये समझ में आएगा कि नहीं आपको। देख लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन वाला करने में। एक सेकेंड। अब बच्चों ग्रुपिंग वाला, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो आवाज अभी भी आ रहा है, आप लिखते हो तब वो लिखने का आवाज आ रहा है। एक सेकेंड, क्या हुआ है इसमें? ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाएगा। देखो अभी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने टाइप्स के होते हैं। अब एक एक करके बच्चों हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें भी आएगा कि अभी तक आपने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा ना, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और आइडेंटिकल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। डिफरेंट भी हो सकता है और आइडेंटिकल भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर का फॉर्मूला है एंड डिफरेंट थिंग्स। अच्छा सा, लेट एंड डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सारे केसेज आपको लिखते जाना है। आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n persons। वन ऑब्जेक्ट टू, कंडीशन ये है कि वन ऑब्जेक्ट टू ईच, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है n इंटू फिर n-1 इंटू फिर n-2 4 3 2 1। फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर P1 P2 P3 P4 4 पर्सन है और 4 ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 O4। ठीक है, 4 पर्सन्स हैं और 4 भी ऑब्जेक्ट्स भी 4 ही है। देखो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है और पर्सन्स तो डिफरेंट होते ही है, तो डिफरेंट ये हो गया ये। तो P1 P2 P3 P4 O1 O2 O3 O4। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर पहला ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज एंड सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 वेज। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक से मेरी बात सुनना, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 4 वेज होगा। तो जिसको भी मिल गया, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो जिसको मिल गया उस साइड हो गया, क्योंकि हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए। तो इसके लिए 4। अब एक ऑब्जेक्ट कम हो गए, एक पर्सन भी कम हो गए, एक ऑब्जेक्ट भी कम हो गया, एक पर्सन भी कम हो गया। तो फिर इसके लिए 3, फिर इसके लिए फिर 2, फिर इसके लिए 1। तो कितना आया? 4 फैक्टोरियल। तो यही रूल इसमें चलता है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n persons, वन ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन। हर पर्सन को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 4 3 2 1
n फैक्टोरियल। अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 10% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए 10 फैक्टोरियल होगा। पहला केस सभी को समझ में आ गया? पहला वाला फॉर्मूला सभी को समझ में, इसमें भी बहुत सारे केस हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये तो पहला केस मैंने डिस्कस किया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n पर्सन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि डिफरेंट है कि आइडेंटिकल है, ये ध्यान रखना, डिफरेंट है कि आइडेंटिकल है। तो ये डिफरेंट के लिए मैंने बताया n पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर जैसे हमारे पास 10 प्राइजेज हैं, 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर किसी को एक एक प्राइज मिलना चाहिए, तो कितने तरीके से टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्राइज को? 10 फैक्टोरियल। पहला प्राइज 10 में से किसी एक स्टूडेंट को दे देगा, एक प्राइज कम हो गया, एक स्टूडेंट कम हो गया। अब 9 प्राइज, 9 स्टूडेंट, 9 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे करके 10 फैक्टोरियल होगा। 4 स्टूडेंट, 4 प्राइज, 4 फैक्टोरियल। अब देखो, आप कहेंगे कि दूसरा केस कैसा बनेगा? दूसरा केस यहां से बनेगा कि हर इसमें कोई लिखा रहेगा नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसा हो गया कि किसी आप किसी मान लीजिए मीटिंग में गए हुए हैं, है ना, लॉटरी टाइप का नहीं होता है कि एन हमारे पास एन लॉटरी है और इसमें से एन पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा मतलब इस तरह से। तो क्या होगा कि किसी को सारे लॉटरी भी पड़ सकता है। तो ये अलग केस हुआ कि नो रिस्ट्रिक्शन अगर है कि एक बंदे को सारे प्राइज भी मिल सकते हैं, 2 प्राइज भी मिल सकते हैं, 3 प्राइज भी मिल सकते हैं, वो अलग केस हुआ। मैंने तो ये बोला है 1 ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन, हर किसी को एक एक प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 10%, 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं दूसरा केस कुछ बना रहा हूं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस बच्चों ये है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वही मैंने कहा नो रिस्ट्रिक्शन अगर है तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, are to be distributed among n persons, बट यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं, किसको कितना मिले कोई कंडीशन है ही नहीं, एक ही बंदे को सारे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब जरा सोचो बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है n रेस टू n। अब देखिए कैसे आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 पर्सन है, P1, P2, P3, P4, और प्राइस कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, वो भी 4 ही है, O1, O2, O3, O4। अगर अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि अब जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होगा? फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। अब इसके बाद इसको मान लीजिए इसको मिल गया, तो ये अभी भी लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन है। उसको हो सकता है कि सारे प्राइज इसी को मिल जाए। तो फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने का 4 वेज, ठीक है, 4 वेज हो गया। अब इसको इतने से मिल सकता है। उसके बाद अब देखिए, अब हमारा प्राइस तो एक खत्म हो गया, वो अलग मैटर है, बट सेकेंड प्राइज के लिए भी कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए भी 4, थर्ड प्राइज के लिए भी 4, फोर्थ प्राइज के लिए भी 4, तो 4:4, 4:4, 4:4 कितना होगा? कैलकुलेशन करके बताओ। 16 इंटू 16, नहीं जानते कितना होगा? अरे ये भी नहीं जानते हो? 256. 256, वेरी गुड, 256। इतने तरीके होंगे बच्चों, 256 होंगे। तो जरा सोचो कि अगर यही 4 पर्सन्स होते और 4 ऑब्जेक्ट्स होते और रिस्ट्रिक्शन होता है कि हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 4 वेज, फिर सेकंड के लिए 3 वेज, फिर थर्ड के लिए 2 वेज, फिर 1 लास्ट, एक ही पर्सन एक ही ऑब्जेक्ट, तो 1 हो जाएगा। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4:4 और 256 होगा। देखो कितने आंसर में कितना डिफरेंट आ गया।
तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट n पर्सन्स, नो रिस्ट्रिक्शन n रेस्ट टू n। अब मैं थर्ड कंडीशन आपसे पूछ रहा हूं, थर्ड क्या है ये बताना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, n different objects are to be distributed among r persons, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन है। इसका कोई आंसर देगा? अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, पहला ऑप्शन है r रेस टू n, दूसरा है n रेस टू r, फिर है n रेस टू n, फिर है n फैक्टोरियल। बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सोच के बताइएगा। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसको कितना मिल जाए, किसी को 0 मिल जाए वो भी चलेगा, किसी को मिले ना मिले अलग है केस वो सब। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन्स। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो n पर्सन्स है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के r वेज होंगे, r पर्सन्स में से किसी एक को दोगे r होगा। इसके बाद अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, n-1, तो उसमें से फिर एक उठाया, फिर r वेज होगा, फिर r होगा, फिर r होगा, ठीक है, n टाइम्स तक ना, तो ये आ जाएगा r रेस टू n। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो r रेस टू n और n रेस टू r को लेके होता है कि n रेस टू r आएगा कि r रेस टू n आएगा। ये तो कभी आएगा नहीं, ये कैसे आएगा बच्चों, ये तो अलग केस हो गया। तो r रेस टू n का मतलब जब भी कंफ्यूजन हो कि n रेस टू r की r रेस टू n, तो सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट है। देखो n जो है वो ऑब्जेक्ट्स है और r क्या है, पर्सन्स है, r पर्सन्स है। तो देखो हाथ में किसको उठाओगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना कि पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑब्जेक्ट को। तो हाथ में क्या उठाया, हाथ में ऑब्जेक्ट उठाया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का r वेज, तो r लिखा। फिर इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का r वेज। भाई आप यहां से इसको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो पहला r वेज आएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है, पर्सन्स इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना कि पर्सन्स को। पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर तो उल्टा आंसर आएगा। तो r इंटू r इंटू r इंटू r रेस टू n। अब मुझे एक एग्जांपल बताइए, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और 4 पर्सन्स में, ठीक है। अब n पर्सन्स नहीं है, 4 पर्सन ही है, और यहाँ पे कंडीशन है कुछ भी नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, किसको कितना मिले, कोई कंडीशन नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितने वेज होंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितने वेज होंगे, 4 वेज। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास 9 ऑब्जेक्ट बचा, तो उसके बाद कोई भी एक और ऑब्जेक्ट उठा लो, उसके भी 4, क्योंकि यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन है, किसको कितना ऑब्जेक्ट मिले, एक ही को सारा मिल सकता है, या फिर इन दोनों में ही सारा क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको कुछ नहीं मिला, या फिर चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी को 3 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला, ऐसा। तो ठीक है, तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट are to be distributed among 4 persons, no restriction। तो 4 into पहले के लिए 4 आएगा, फिर उसके लिए भी 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, तो कितना आएगा, 4 रेस टू 10, ना कि 10 रेस टू 4। देखो सिंपल सा रूल बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाथ में उठा लो और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 4 वेज, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 4 वेज, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए 4 वेज, फोर्थ ऑब्जेक्ट के लिए 4 वेज, ऐसे 10 टाइम्स, तो 4 रेस टू 10। अब जानते हैं इसमें एक IIT वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एडवांस लेवल में आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान नहीं है।
अभी तक जो केसेज बताए आपको सबसे इजी वाला केस था। अब अगर यहाँ पे लिख दे एटलीस्ट, यहाँ पे कंडीशन लगा दे कि ईच गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ईच गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, हर किसी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। और आपका जो 4:10 आंसर आया हुआ है उसमें कुछ भी हो सकता है कि इसको कुछ भी ना मिला हो, और इन तीनों में ही पूरा, इन तीनों में ही सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर ये भी इसमें एक काउंट हो रहा है कि पहले ही पर्सन्स को सारे ऑब्जेक्ट मिल गए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 4 वेज, तो इसको मिल गया। उसके बाद अब आपके पास 9 ऑब्जेक्ट है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया, इसी को मिल गया। फिर 8 ऑब्जेक्ट बचा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया, इसी को मिल गया। तो टोटल 4:10 केस होंगे, टोटल 4:10 केस होंगे। मतलब एक को भी मिल सकता है, इन दोनों में भी बढ़ सकता है, इन तीनों में भी बढ़ सकता है, इन चारों में भी बढ़ सकता है। और समझ में आ गया? तो 4:10। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर कंडीशन लगा दे ईच पर्सन गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, हर किसी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो फिर तो बहुत लफड़ा हो गया भाई, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अन्याय हो गया है। तो न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा बच्चों, इसमें केसेज बनेंगे बहुत सारे। ये तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो यही मैं बता रहा हूँ कि कितने सारे ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लीजिए एक को वन ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको भी वन ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको भी वन ऑब्जेक्ट मिल गया, टोटल कितने 4 थे ना, टोटल 4 थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको दे दिया मैंने कितना 3 और इसको दे दिया 7। तो बच्चों ये सारे बढ़ गए ना। ये तो पहला केस हुआ कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पर्सन में, ईच पर्सन गेट एटलीस्ट वन। तो एक को 1 1 1 7, फिर यहाँ पे लेंगे 6 2, फिर 1, फिर 1, फिर आ पाएगा यहाँ पर 5। ये वाला बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लो, नो रिस्ट्रिक्शन और ईच गेट एटलीस्ट वन, ये दोनों बहुत आसान है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जेई मेंस लेवल तक इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। and different objects are to be distributed among n persons, one object to each person, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान, n फैक्टोरियल। अभी हम एग्जांपल लेंगे बहुत सारे, तो सब के सब सारे केसेस जो हैं अभी कभी क्लियर हो जाएगा। वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर किसी को मिलना चाहिए, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट n पर्सन्स, तो n फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि ऑब्जेक्ट ज्यादा है पर्सन्स कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंडीशन लगा दिया, नो रिस्ट्रिक्शन, तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, n/n। अब इधर ये क्या था, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग r पर्सन्स, तो r/n, ये r/n हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल लिया। अब इसके बाद वाला जो केस है बच्चों, नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड, नंबर ऑफ वेज। ये वाला आप थोड़ा सोच समझ के बताना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स among r persons, बट यहां पे उल्टा केस हो गया कि r ही जो है n से ग्रेटर है, पर्सन्स ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बस गिने चुने। एक क्लास में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 3 ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्लास पूरा भरा हुआ है, 40 स्टूडेंट हैं, तो ये वाला केस हो गया, पर्सन्स ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बहुत कम है। ठीक है, सच दैट, कंडीशन ये है, सच दैट नो वन गेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, नो वन गेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, किसी को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलना भी नहीं चाहिए। तो इसका आंसर होता है, अब एनसीआर, आपका आदत है हमेशा एनसीआर लिखने का, अब लिखना पड़ेगा आरसीएन इंटू एन फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं क्योंकि इसको समझाने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल ये लेना है
कौन सा एग्जांपल ले आपके लिए एकदम सुटेबल हो। 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों कितने पर्सन्स में, 12 पर्सन्स में। अब ये कैसे होगा, पर्सन्स तो बहुत ज्यादा है, और नो वन गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कंडीशन ये है, नो वन गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। इसका कोई आंसर बताएगा, बताओ इसका कितना आएगा आंसर। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 12 पर्सन्स है, तो किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, एक से ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। तो बहुत अलग कैसे मिलना नहीं चाहिए, ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, 5 ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 12 पर्सन्स है, तो इसने कंडीशन लगा दिया एक से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 लोगों को उठा लेंगे, यहाँ से 5 पर्सन्स को चूज कर लो। तो फिर क्या करो, तो यहाँ पे 5 डिफरेंट है, 5 आपके पास प्राइजेज कितने, मान लो ये प्राइज है, 5 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 पर्सन्स में, तो हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, एक से ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपको 12 में से 5 पर्सन्स को पहले सिलेक्ट करना होगा, 12C5। मैंने क्या किया, यहाँ से 5 बंदे को बुला लिया, ठीक है, जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, 5 बंदे को इधर से बुला लिया। अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 प्राइज है और 5 पर्सन्स है, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। लेकिन वो हमें कैसे पता है कि वो 5 कौन से हैं, तो इसलिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा 12 में से कोई भी 5 पर्सन्स। आज टेस्ट में मान लीजिए मैथ्स में, हाँ वो 12 5 12 नहीं होना चाहिए क्या, क्या बोल रहे हैं, 5 5 12C नहीं होना, 5C12 नहीं होना चाहिए क्या। 5C नहीं, 5C12 तो डिफाइंड ही नहीं है ना। 5C12 तो इसका मतलब होता है कि आप 5 में से 12 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है, RCN वो तो इम्पॉसिबल है ना, तो ये तो लिखना ही गलत है। तो सर यहाँ पे 5 है ना। हाँ हाँ, यहाँ पर ये n का काम करेगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे उल्टा केस बनता है, ये लिखा है यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 पर्सन्स में, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 5 बंदे को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी 5, और 12C5 सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 5 पर्सन्स 5 ऑब्जेक्ट, हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। अब यही चीज मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है, यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो 12C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर से समझ लीजिए, अगर सिंपल से एक इमेजिन करो कि आप जैसे आप टीचर हो और आपको क्लास में आपको एक गोल्ड मेडल, फिर है सिल्वर और ब्रॉन्ज, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ही मेडल्स आपके पास हैं और क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट है, तो क्या आप हर किसी को एक एक मेडल दे पाओगे, नहीं, तो आपको 40C3 करना पड़ेगा कि नहीं, 40C3, तो मतलब 40 में से 3 Yes. बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इंटू 3 फैक्टोरियल, 40C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, गोल्ड मेडल्स हो गए, सिल्वर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, ऐसे। अब समझ में आ गया आपको, सर मेरे को नहीं समझा। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी समझा देते हैं, लिख के समझाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे एक क्लास है, 3 मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स, फिर है आपका सिल्वर, फिर है ब्रॉन्ज, ठीक है, 3 मेडल्स हैं, ये 3 मेडल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक क्लास में, और क्लास में बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपने एंटर किया और यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके 40 हैं, 40 स्टूडेंट है। अब बताओ कि 3 ही प्राइज है, 40 स्टूडेंट है, और आपको ये तीनों प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब घर नहीं ले जाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ही जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे,
या तो इन तीनों को, या तो फिर इन तीनों को, या तो इन तीनों को। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे? 40C3। अब हमारे पास 3 पर्सन सिलेक्ट हो गए, कोई भी 3 सिलेक्ट हो गया। अब ऐसे अगर आप कहेंगे कि हम 3 यहां से सिलेक्ट कर लिए, तो 3 किसको सिलेक्ट किए? तो बहुत सारे केसेस बनेंगे ना, कौन सा 3? तो ये क्लास में से 3 बच्चे को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जो जिनका मार्क्स बहुत अच्छा था, टॉप 3 में आ गए। ठीक है, 3 बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, 3 बच्चे यहाँ पे आ गए। ठीक है, सिलेक्ट तो हो गए। अब 3 प्राइज, गोल्ड मेडल इसको दे दिया, सिल्वर इसको दे दिया, ब्रॉन्ज इसको दे दिया। ये तो पहला केस हुआ। फिर गोल्ड मेडल इसको दे दिया, सिल्वर इसको दे दिया, ब्रॉन्ज इसको दे दिया, फिर गोल्ड मेडल इसको दे दिया। तो ऐसे 3 फैक्टोरियल होगा ना। 3 मेडल्स 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 मेडल्स 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर किसी को एक एक मिले। तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस है। n फैक्टोरियल वाला केस आ गया ना, n फैक्टोरियल। अभी भी पढ़ाया था n फैक्टोरियल, कि अगर 4 प्राइज है और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 फैक्टोरियल। तो पहले इसमें डबल काम, यहाँ पे डबल वर्क क्या हो रहा है कि हमारे पास प्राइज 3 ही है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो इन 40 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 3 प्राइज है और 3 स्टूडेंट है, अब इजिली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इनटू 3 फैक्टोरियल। बस, अब बताइए, अब क्लियर हुआ? यस सर। और सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, कौन सा केस में प्रॉब्लम है, बोलिए। कौन सा केस बताइए? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, कौन सा? ये तो रूल है, ये रूल लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये रूल लिखा है। कोई कंफ्यूजन है? आरसीएन, आरसीएन कहने का मतलब ये नहीं है, देखो 5 से 12 तो आप गलत बता रहे थे ना, 5 में से 12 को कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? ये तो गलत हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए। अब हमारे पास देखो डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कभी क्या होता है, हमारे पास प्राइज 100 है और 40 स्टूडेंट है, बहुत सारे प्राइज लाया। ठीक है, और हमारे पास 100 प्राइज है और 40 स्टूडेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो किसी को 2 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, ऐसे। अगर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 40:100 हो जाएगा। देखो इमेजिन करो, आपके पास 100 प्राइज है, 100 प्राइजेज है और 40 स्टूडेंट है। कितना है? 40 स्टूडेंट है। ऐसे करके 40 स्टूडेंट है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसको कितना मिले, तो फर्स्ट प्राइज के लिए 40 वेज, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, 40:100। अब मान लीजिए आपके पास 40 प्राइज है और 40 स्टूडेंट है, हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, तो 40 फैक्टोरियल। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 10 ही प्राइज है, 10 ही प्राइजेज है और उसके बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 10 बच्चों को सिलेक्ट करके 10 बच्चों में एक एक बांट दूंगा। तो अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे बहुत सारे। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी आगे और लिखते हैं, अब कौन सा केस है? हाँ, एक जो है ये तो बहुत अलग केस है, पहले इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है, सबका आंसर आपको देते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 10 डिफरेंट, अच्छा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। अभी जितने केसेस हमने पढ़े ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 पर्सन्स। देखो 9 पर्सन्स में तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1 ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ सेंटेंस, 1 ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन, समझ लेना। तो इसका आंसर कितना आएगा पहले ये बताइए। और सेकंड है, सबका आंसर आप लिखते जाइए, एक एक करके मैं पूछूंगा, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए। फिर है 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 persons, बट कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। इसमें है नो रिस्ट्रिक्शन, किसी को कितना मिले, है ना, मेला जैसा हो गया, किसी को मिले किसी को ना मिले। ये तो प्राइस क्या होता है, कभी कभी लोग ऐसे प्राइस फेंक रहे हैं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, तो ये नो रिस्ट्रिक्शन कंडीशन होता है। एक ही बंदे को सारे प्राइज मिल गए, ऐसा भी हो सकता है, किसी को ना भी मिले, कि 2 बंदे में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 में हो गया, 2-3 बंदे को कुछ नहीं मिला, ये इसका मतलब होता है। तीसरा क्या है, तीसरा केस है कि 13 पर्सन्स है,
एक सेकेंड, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 7 डिफरेंट, इन सभी का आंसर आपको लिखते जाना है, एक एक करके हम पूछेंगे। आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 पर्सन्स। देखो ये कौन सा केस है आप समझ लीजिए, प्राइस कम है, ऑब्जेक्ट्स कम है, पर्सन ज्यादा है, और ये भी लिखा है नो वन गेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। और फोर्थ केस है 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 persons। अब देखो ये जस्ट उल्टा हो गया, 7 persons, कितने 7 person। अब प्राइस ज्यादा है और स्टूडेंट कम हो गए, तो क्या होगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा। तो ये सबसे टफ होता है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये देख लिख लो, एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत टफ होता है। ठीक है, कितने केसेस बनेंगे, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 6, ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनते हैं इसमें। तो अब बस कंडीशन क्या है इसमें, ईच गेट एटलीस्ट 1, ईच गेट, आप 1 2 3 सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं, ईच गेट एटलीस्ट 1, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बोलिए, 9 different objects are to be distributed among 9 persons, 1 object to each person, हर persons को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो आप मुझे पहले कॉस्ट भी बताइए जरा, क्या आंसर आएगा इसका। 9 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 9 फैक्टोरियल, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्ट उठाया, एक बंदे को दे दिया, वो साइड हो गया। अब ऑब्जेक्ट कितने, 8, पर्सन्स कितने 8, तो फिर से 9 into 8, मतलब इसका मतलब होता है, फिर से समझा देता हूँ, 9 into 8 7 2 1, मतलब 9 फैक्टोरियल। एक एक प्राइस कम होते जा रहा है, एक एक पर्सन्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा किसी को मिल ही नहीं सकता। अब ये क्या बोल दिया, सेम क्वेश्चन, लेकिन पर्सन्स को एक से ज्यादा भी मिल सकता है और ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब अलग केस हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 9 वेज होगा, इसका आंसर बता दीजिए, जिससे पूछेंगे उसको बताना है, कहीं बोलना नहीं। हरसिमर, क्या आप आंसर पता है आपको, हरसिमर? ऑडियो पर, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या इसका आंसर आएगा? हेलो, अच्छा चैट बॉक्स में आपने कुछ लिखा है क्या, एक सेकंड बच्चों में देख लेता हूँ ना। अच्छा पहले का 9 रुचिर, हाँ इसका सारे करेक्ट है, रुचिर का तो सारे करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ हरसिमर, आपको आंसर देना है, चैट बॉक्स में लिखिए, अगर माइक वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है माइक में, तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए फास्ट, फास्ट आंसर लिखिए। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी सेंड करिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कॉस्ट 9 कॉस्ट भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 9 सबको समझ में आ गया, इसका आंसर आएगा 9 क्योंकि पहले के लिए 9 आएगा, फिर दूसरे के लिए 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसको कितना मिले, तो 9 अच्छा अब ये वाला आंसर बड़ा ट्रिकी है, ऑब्जेक्ट्स कम है और लोग ज्यादा है, तो अब क्या करोगे इसका आंसर, अंश, अंश जरा आप आंसर दीजिए, अंश से पूछा गया, अंश को आंसर देना है। 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और लोग ज्यादा हैं, पर्सन्स ज्यादा हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उल्टा होता है ना इसमें, 7 से 12 नहीं, इधर से सेलेक्ट करना है उल्टा,
पहले 7% सिलेक्ट कर लो, कोई भी 7, 12 में से, 12 में से कोई 7% चूज कर लो और फिर 7% 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जल्दी बोलो कितना? 7 नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि कौन सा केस है ये पर आपको 12 जरूरी है ना। C7 into 7 factorial. हाँ, अंश ने गलत आंसर दिया ना, लेकिन 12C7, 12C7 मैंने क्या किया, इन 12 में से 7% को चूज किया और उसके बाद अब हमारे पास 7% है, 7 ऑब्जेक्ट है, हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, तो 7 फैक्टोरियल। गिफ्ट आ चुका है, पर्सन्स भी हैं, उतने ही पर्सन्स हैं जितने गिफ्ट है। 7% यहाँ पे 7 हमने सिलेक्ट कर लिया और 7 गिफ्ट था, तो 7 फैक्टोरियल से पहले सिलेक्ट तो करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ से 7 उठा लिया, 7 बंदे को बुला लिया। तो ये तो आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्लास में आपको किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप किसी मान लीजिए हर स्कूल से एक बच्चा सिलेक्ट होके जा रहा है, किसी मतलब क्या बोलते हैं, कोई कोई चैंपियन क्रिकेट का कोई ऐसा हो रहा है, गेम हो रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड है, हर स्कूल से एक बंदा जाएगा क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो वो आपको सिलेक्ट करने के लिए एक स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं तो 2000 C1 होगा ना, 2000 C1, 2000 उसके नंबर ऑफ वेज होंगे। किसी आपको कैसे पता कि इसको सिलेक्ट करना है, कोई भी बच्चा हो सकता है, जिनके अलग जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा वही होगा ना। Sir, 40 में से एक क्लास में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, 40 स्टूडेंट है, तो 40C1 होगा बच्चों, ना कि 1 होगा। एक बंदे को सिलेक्ट करने के लिए 40C1 होता है कितना, 40, तो वैसे ही तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, तो 12C1 7 फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हैं बोलिए। सही लास्ट वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? हाँ इसमें है ईच गेट एटलीस्ट 1, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल। तो इसके लिए रूल्स पढ़ना पड़ेगा, ये एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा रूल्स समझ लीजिए, क्यों इसको छोड़ना क्यों है ना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है। जेई मेंस तक ऊपर आपको मैं करा चुका हूं और ये थोड़ा ट्रिकी होता है। अब इसने ये बोल दिया कि 9 अब सोचो जरा, ये कंडीशन नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूं कि 1 ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हर किसी को एक एक कैसे मिलेगा, 2 बच जाएगा, फिर तो 2 बच जाएगा। हर किसी को एक एक मिलना चाहिए तो 2 तो बच जाएगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप कहेंगे नो रिस्ट्रिक्शन, तो अगर यहाँ पर लिखा रहेगा नो रिस्ट्रिक्शन तो आंसर 7:9 हो जाएगा, फिर तो 7:9 हो जाएगा। 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 7 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1, तो फिर 7:9 होगा। लेकिन इसने बोल दिया अब 7:9 में तो पता ही है, 7:9 में क्या होता है बच्चों कि नो रिस्ट्रिक्शन का केस होता है और किसी को मिला किसी को नहीं भी मिला, ऐसा केस सारे केस काउंट होके ये आता है। अब इसके लिए क्या करना होता है, 9 ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, 3 सारे डिफरेंट है वो भी ध्यान रखना। फिर हम पढ़ेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, O6, O7, O8, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, नाम डाल दिया O1, O2, O3, O4, O5, 9 ऑब्जेक्ट्स। और पर्सन्स कितने हैं, 7 है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 7 पर्सन्स है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप यही तो ऑप्शन है बच्चों, हर किसी को एक एक तो मिलना ही चाहिए, ईच गेट एटलीस्ट, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट बच्चों मिलना ही चाहिए। तो चलिए मैंने क्या किया, पहला केस कैसा बना लिया, हर किसी को एक एक तो मिलना ही चाहिए, तो फिर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं जरा बताओ। पहले मैंने इसको दे दिया 1 ऑब्जेक्ट, इसको दे दिया 1 ऑब्जेक्ट, इसको भी दे दिया 1 ऑब्जेक्ट, इसको भी दे दिया 1 ऑब्जेक्ट, इसको भी 1 ऑब्जेक्ट, इसको भी 1 ऑब्जेक्ट, और जो बच गया सारा इसको दे दिया। 3 6 ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6 ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। अब बचा कितना, और आपके पास कितने बचे, 3, तो 3 इसको दे देंगे। देख लो बच्चों कितना आसान है। ये तो पहला केस हुआ,
ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस हुआ, पहला केस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा केस,